नमस्कार। खेल के मैदान से लेके क्लासरूम तक कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा तो हर जगह है, पर जब यही कंपटीशन डर और चिंता का कारण बन जाए तो क्या होता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। आज हम इसी पर बात करेंगे। खेल से जुड़ी चिंता और प्रतिस्पर्धा के डर पर। ये एक ऐसी भावना है जो कई छात्रों को महसूस होती है। बिल्कुल। हमारे पास खेल मनोविज्ञान और चिंता प्रबंधन से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और स्टडीज हैं, और हमारा मकसद है इस आम चुनौती को समझना। ये चिंता आखिर है क्या, क्यों होती है, इसके संकेत क्या हैं, और सबसे जरूरी, इससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, समाधान जानना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ ओलंपिक्स या नेशनल लेवल के एथलीटों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सभी छात्रों की कहानी है जो कभी ना कभी कंपटीशन को सीखने का मौका कम और खुद को साबित करने की जंग ज्यादा समझने लगते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सही कहा आपने। देखिए, कंपटीशन खेलों की जान है, लेकिन यही चीज अक्सर चिंता की जड़ भी बन जाती है। जो स्रोत हमारे पास हैं, वो बताते हैं कि खेल की चिंता का मतलब है किसी खेल या प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान लगातार घबराहट होना, बहुत ज्यादा सोचना या डर लगना। डर लगना? किस तरह का डर? ये डर अक्सर हार जाने का होता है, या लोग क्या कहेंगे, या फिर कोच या माता पिता को निराश करने की सोच उसी से उपजता है। और चिंता की बात यह है कि ये अच्छे खासे टैलेंटेड और प्रैक्टिस किए हुए छात्रों के प्रदर्शन को भी, उनकी असली काबिलियत से नीचे गिरा सकती है। अच्छा। हाँ, इतना ही नहीं, ये उन्हें खेल में हिस्सा लेने से भी रोक सकती है। हाँ, तो ये सिर्फ मैच के दिन की घबराहट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। लगातार चिंता, फेल होने का डर, जजमेंट का डर, और जैसा आपने कहा, जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये कि हुनरमंद छात्र भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। बिल्कुल। वो या तो मैदान में उतरने से कतराते हैं या फिर इतने दबाव में आ जाते हैं कि खेल का मजा ही किरकिरा हो जाता है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात समझने वाली है। ये समस्या सिर्फ टॉप लेवल एथलीटों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये हर उस छात्र को छू सकती है जो कंपटीशन को अपनी कीमत आंकने का पैमाना मान लेता है, बजाय इसे कुछ नया सीखने या खुद को बेहतर बनाने के मौके के तौर पर देखने के। ये अनुभव बहुत आम है ना, भले ही कोई छात्र स्कूल टीम में खेल रहा हो या सिर्फ गली क्रिकेट में। हाँ, ये तो है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये चिंता आती कहाँ से है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? मुझे लगता है इसमें कई परतें होंगी। बिल्कुल, कई परतें हैं। चलिए इन कारणों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। शायद कुछ मनोवैज्ञानिक वजह होती होंगी। हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक कारण अक्सर सबसे बड़े होते हैं, जैसे हार का डर। ये सिर्फ हारना नहीं है, बल्कि दोस्तों, परिवार के सामने बुरा दिखने का डर है। हाँ, वो शर्मिंदगी का डर। वही। फिर है कम आत्मविश्वास। कई बार छात्र खूब अभ्यास करते हैं, पर अंदर ही अंदर अपनी काबिलियत पर शक करते रहते हैं। परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज बिल्कुल सही करने की जिद भी एक वजह है। ये सोचना कि जरा सी भी गलती सब बेकार। हर बार परफेक्ट होना तो मुमकिन नहीं। बिल्कुल नहीं। और एक बहुत आम चीज है नकारात्मक आत्मचर्चा। अपने मन में खुद को कोसना, अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखना और सफलताओं को नजरअंदाज करना। साथ ही जब सारा ध्यान सिर्फ जीतने या हारने पर टिक जाता है, तो कोशिश करने या सीखने का मजा खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं नतीजे पर बहुत ज्यादा जोर देना। ये तो हुई मन की बातें, पर क्या बाहर की दुनिया का भी असर पड़ता है? जैसे घर का माहौल, कोच का रवैया। हाँ, बाहरी दबाव भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे माता पिता की उम्मीदें। जब माँ बाप हर बार मेडल लाने को कहते हैं, ये दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं। तुलना करना, हाँ। ताने कसने का डर भी होता है। और जब दर्शक सामने हो तो अच्छों का प्रदर्शन डगमगा जाता है। इसे दर्शकों का प्रभाव कहते हैं। अच्छा। ये सारे बाहरी दबाव मिलकर छात्र को ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे हर कोई बस उनकी गलतियों का इंतजार कर रहा है। अंदर का डर और बाहर का दबाव दोनों मिलकर इस चिंता को बढ़ाते हैं। क्या स्कूलों या खेल संस्थानों की तरफ से भी कोई कमी रहती है, जैसे माहौल वगैरह? कई बार हाँ, जैसे एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव कल्चर, जहां जीतने को ही सब कुछ मान लिया जाता है, भले ही खेल भावना किनारे रह जाए। ज्यादातर स्कूलों में मानसिक तैयारी का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता बच्चों को। ये नहीं सिखाया जाता कि दबाव या हार को कैसे झेलें। ये तो बहुत जरूरी स्किल है। बिल्कुल। और अक्सर सिर्फ जीतने वालों को पहचान मिलती है। जो बच्चे भाग लेते हैं, मेहनत करते हैं, पर टॉप पर नहीं आते, उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार गई।
इससे भी हौसला टूटता है। हाँ, ये तो गलत है। अच्छा, और क्या शरीर पर भी इसका कोई असर दिखता है? मतलब क्या बायोलॉजिकल लेवल पर भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल। कंपटीशन से ठीक पहले शरीर में हार्मोन बदलते हैं। एड्रेनालिन दौड़ता है, इससे दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आता है, हाथ पैर कांप सकते हैं। ये चिंता के शारीरिक संकेत हैं। अच्छा, वो फाइट या फ्लाइट वाला। हाँ, ये शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का हिस्सा है। और अगर खान-पान ठीक ना हो, नींद पूरी न हुई हो या पानी कम पिया हो, तो ये शारीरिक लक्षण और बढ़ जाते हैं। ओह, तो आप देख सकते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। मन का डर, बाहर का दबाव और शरीर की प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर चिंता को बढ़ाते हैं। ये कोई वजह है। पर कोई छात्र या उसके आसपास के लोग कैसे पहचाने कि ये सिर्फ मामूली घबराहट है या वाकई खेल संबंधित चिंता का मामला है? इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण कई तरह के हो सकते हैं, शारीरिक भी और व्यवहारिक भी। शारीरिक लक्षणों में, जैसा हमने बात की, दिल की धड़कन बढ़ना, पेट में गुड़गुड़ होना, चक्कर आना या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना आम है। कुछ छात्रों को मैथ से पहले नींद ही नहीं आती। हाँ, ये तो होता है। और व्यवहार में बदलाव भी दिखते हैं। छात्र खेल के इवेंट्स में जाने से बचने लगते हैं, बहाने बनाते हैं। अच्छा, अगर खेलते भी हैं तो छोटी छोटी गलतियों के लिए बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं या खुद को कोसते हैं। प्रैक्टिस या टीम के साथियों के प्रति उनका रवैया नेगेटिव हो सकता है। और सबसे बड़ा संकेत, अच्छी तैयारी और हुनर के बावजूद उनका प्रदर्शन लगातार गिरता जाता है। मतलब पोटेंशियल होने पर भी परफॉर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल, वे बेचैन, चिड़चिड़े या गुमसुम रह सकते हैं। ये लक्षण तो काफी साफ हैं। क्या मनोविज्ञान में कोई सिद्धांत या मॉडल हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि ये चिंता प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? आपने पहले कुछ थियरीज का जिक्र किया था। हाँ, कुछ क्लासिक मॉडल हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं। जैसे मार्टिन्स का बहुआयामी चिंता सिद्धांत। ये बताता है कि चिंता के दो पहलू हैं, एक शारीरिक, जैसे दिल धड़कना, पसीना आना, और दूसरा मानसिक, जैसे हार का डर, अपनी काबिलियत पर शक। अच्छा, शारीरिक और मानसिक। हाँ, और ये दोनों ही प्रदर्शन को खराब कर सकते हैं। फिर एक और दिलचस्प नियम है, यर्केस-डोटसन लॉ। यर्केस-डोटसन। हाँ, ये कहता है कि थोड़ा बहुत तनाव या उत्तेजना प्रदर्शन के लिए अच्छा होता है। ये हमें फोकस करने में मदद करता है। अच्छा, मतलब थोड़ी चिंता फायदेमंद भी हो सकती है। ये तो नई बात है। हाँ, इसे यूस्ट्रेस कहते हैं, फायदेमंद तनाव। लेकिन एक सीमा के बाद जैसे जैसे चिंता बढ़ती है, प्रदर्शन गिरने लगता है। ओह, मतलब न बहुत कम चिंता अच्छी है, न बहुत ज्यादा। एक सही संतुलन जरूरी है। फिर बंड्यूरा का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत है, जो कहता है कि सबसे जरूरी चीज है आपका खुद पर विश्वास। क्या आप मानते हैं कि आप दबाव में अच्छा कर सकते हैं? सेल्फ बिलीफ। बिल्कुल। अगर ये विश्वास कमजोर है तो चिंता हावी हो जाती है। और डेसी और रायन का आत्मनिर्धारण सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सबसे अच्छी प्रेरणा अंदर से आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, वही। जब आप खेल का मजा लेने, कुछ नया सीखने या खुद को बेहतर बनाने के लिए खेलते हैं, न कि सिर्फ मेडल जीतने या दूसरों को दिखाने के लिए। जब प्रेरणा बाहरी होती है तो दबाव और चिंता बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। ये सिद्धांत हमें लक्षणों के पीछे की वजहों को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत तो काफी रोशनी डालते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि इस चिंता का असर सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित रहता है या छात्र की जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है? इसका असर काफी दूर तक जा सकता है। सबसे पहले तो स्कूल की एक्टिविटीज पर। जो छात्र इंटर स्कूल या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन से डरते हैं, वो हिस्सा नहीं लेते। हाँ, मौके गवा देते हैं। बिल्कुल। इससे उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते। साथ ही अगर दिमाग हर वक्त प्रदर्शन की चिंता में डूबा रहेगा तो पढ़ाई पर ध्यान लगाना भी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। और मानसिक तौर पर क्या असर होता होगा? मानसिक तौर पर आत्मविश्वास लगातार कम होता जाता है, खुद पर शक बढ़ता है, तनाव, चिड़चिड़ापन और एक तरह की भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है। इमोशनल बर्नआउट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये डर सिर्फ खेल तक नहीं रहता। लोग क्या सोचेंगे वाला डर पढ़ाई, दोस्ती और दूसरी सामाजिक स्थितियों में भी फैल सकता है। और दोस्तों के साथ रिश्तों पर, टीम के माहौल पर। सामाजिक असर भी होता है। छात्र टीम एक्टिविटी से कटने लगते हैं, साथियों से दूरी बना लेते हैं। अगर मजाक उड़ता है तो वो और भी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। शारीरिक तौर पर भी असर दिखता है। खेल के दौरान मांसपेशियों में तनाव, जल्दी थकान और तालमेल की कमी।
और अगर लंबे समय तक खेलों से दूर रहें तो फिटनेस भी खराब होती है। और इसका कोई लॉन्ग टर्म असर? हाँ, और सबसे चिंता की बात है इसका दीर्घकालिक प्रभाव। बचपन की ये प्रदर्शन चिंता बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे नौकरी के इंटरव्यू में, ऑफिस प्रेजेंटेशन में या किसी भी ऐसी स्थिति में जहां उन्हें लगता है कि उन्हें परखा जा रहा है। ये उनके करियर और निजी जीवन में भी रुकावट डाल सकती है। मतलब खेल के मैदान का डर जिंदगी के मैदान तक फैल सकता है। ये तो वाकई गंभीर बात है। हमने समस्या समझ ली, कारण जान लिए, लक्षण पहचान लिए और असर भी देख लिया। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान। क्या किया जा सकता है इस चिंता से निपटने के लिए? शुरुआत शायद छात्र खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल, छात्र खुद कई चीजें अपना सकते हैं। सबसे पहले नजरिया बदलना। कंपटीशन को इम्तिहान की तरह ना देखकर सीखने का मौका समझें। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हाँ, जीत से ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि मैंने क्या नया सीखा या कहाँ सुधार किया। दूसरा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यानी मन में अपनी सफलता की तस्वीर बनाना। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। अच्छा। तीसरा और बहुत कारगर तरीका है सांस लेने की तकनीक, जैसे मशहूर 4-7-8 तकनीक। ये 4-7-8 तकनीक क्या है? इसे कैसे करते हैं? सुना तो है इसके बारे में। ये बहुत आसान है और कहीं भी की जा सकती है। नाक से 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर भरें। ठीक है, 4 सेकंड अंदर। फिर 7 सेकंड तक सांस को रोक कर रखें। 7 सेकंड होल्ड। और फिर मुंह से 8 सेकंड में धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ें। 8 सेकंड बाहर। ओके। इसे 3-4 बार दोहराने से ही घबराहट और तेज धड़कन शांत होने लगती है। ये मैच से ठीक पहले या किसी भी तनाव वाले पल में बहुत मददगार हो सकती है। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। इसे तो कोई भी कर सकता है। और क्या कर सकते हैं छात्र? चौथा, प्रोसेस पर फोकस करें, नतीजे पर नहीं। यानी मुझे जीतना है ये सोचने के बजाय मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपनी तकनीक सही रखनी है, जैसे लक्ष्य बनाएं। प्रोसेस गोल्स। हाँ। 5वां, खेल से पहले की रस्में बनाएं, जैसे कोई खास गाना सुनना, स्ट्रेचिंग करना या शांत बैठकर ध्यान लगाना। ये दिमाग को शांत करने में मदद करता है। रूटीन बनाना मतलब? बिल्कुल। 6, शारीरिक तैयारी का ध्यान रखें। अच्छा खाना, पूरी नींद और पर्याप्त पानी पीना। जब शरीर फिट होता है तो मन भी मजबूत रहता है। और 7वां, पॉजिटिव सेल्फ टॉक या आत्मपुष्टि का अभ्यास करें। जैसे खुद से कहना, मैं सीखने के लिए खेल रहा हूँ, साबित करने के लिए नहीं। या हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है। स्रोत में कुछ ऐसे ही डेली एफर्मेशंस दिए गए हैं, जैसे मेरा प्रयास मेरी सफलता को परिभाषित करता है। ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये तो हुई छात्रों की बात, लेकिन क्या स्कूल और कोच की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल कई कदम उठा सकते हैं। पहला, खेल मनोविज्ञान के सेशन आयोजित करना। छात्रों को सिखाना कि तनाव, हार और दबाव को कैसे संभालें। मेंटल स्किल्स ट्रेनिंग। हाँ। दूसरा, कोच की ट्रेनिंग। कोचों को सिखाना कि बच्चों को डांटने डपटने के बजाय उनका हौसला कैसे बढ़ाएं, उनकी गलतियों को सीखने का जरिया कैसे बनाएं। सपोर्टिव कोचिंग। ये जरूरी है। तीसरा, सबको बराबर सम्मान देना। सिर्फ मेडल जीतने वालों की ही तारीफ ना हो, बल्कि उन बच्चों की भी हो जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं और अनुशासन दिखा रहे हैं। पार्टिसिपेशन को भी महत्व देना। बिल्कुल। चौथा, फिजिकल एजुकेशन में माइंडफुलनेस शामिल करना, जैसे योग, ध्यान या यही ब्रीदिंग टेक्निक। स्कूल एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां बच्चे गलती करने से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने का हिस्सा समझें। और माता-पिता का क्या रोल है इसमें? घर पर कैसा माहौल होना चाहिए? माता-पिता का रोल शायद सबसे अहम है। उन्हें उम्मीदों का बोझ डालने के बजाय हौसला देना चाहिए। बच्चे के खेलने की खुशी और उसकी कोशिश की तारीफ करें, न कि सिर्फ नतीजों की। बिना शर्त सपोर्ट। हाँ। दूसरा, खेल के बाद सही बातचीत करें। ये पूछने के बजाय कि जीते या हारें, ये पूछें कि कैसा लगा खेलकर, आज क्या नया सीखा, मतलब लर्निंग पर फोकस। सही बात है। तीसरा, खुद भी हार को सहजता से लेना सिखाएं। अपने अनुभव बताएं कि कैसे आप कभी असफल हुए और फिर कैसे उससे उभरे। इससे बच्चे सीखते हैं कि हार जिंदगी का हिस्सा है, अंत नहीं। रोल मॉडल बनना एक तरह से। बिल्कुल। ये बदलाव तो व्यक्तिगत और स्कूल लेवल पे हुए। क्या कुछ बड़े स्तर पर, नीतिगत स्तर पर भी करने की जरूरत है? हाँ। सिस्टम लेवल पर? हाँ, कुछ नीतिगत बदलाव भी जरूरी हैं। पहला, स्कूलों में मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित माहौल बनाना।
ऐसा माहौल जहां छात्र बिना किसी डर या शर्मिंदगी के अपनी पूरी क्षमता से खेल सके और गलतियां कर सके। सिर्फ स्पेस। हाँ। दूसरा, इनाम और पहचान के तरीकों को संतुलित करना। सिर्फ जीत नहीं, बल्कि खेल भावना, लगातार सुधार और भागीदारी को भी महत्व देना। तीसरा, खेल के सिलेबस में भावनात्मक सेहत को जोड़ना। इमोशनल वेलनेस। हाँ, छात्रों को सिर्फ शारीरिक कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और दबाव झेलने का हुनर भी सिखाना। ये बड़े बदलाव सुनिश्चित करेंगे कि खेल बच्चों के लिए खुशी और विकास का जरिया बने, न कि डर और चिंता का। स्रोत में एक स्टूडेंट ग्रोथ टूल किट का भी जिक्र था, जिसमें कुछ सेल्फ हेल्प टूल्स थे, जैसे प्री कॉम्पिटिशन सेल्फ चेक, जहां छात्र खुद अपनी तैयारी, फोकस और रिलैक्सेशन का लेवल आंक सकते हैं। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल है। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस भी थे, जैसे डर का असली कारण क्या है, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। ये सवाल छात्रों को अपनी चिंता को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये टूल किट के हिस्से जैसे सेल्फ चेक, ब्रीदिंग रूटीन, रिफ्लेक्शन सवाल और डेली अफर्मेशंस छात्रों को अपनी चिंता को मैनेज करने के लिए ठोस और व्यवहारिक तरीके देते हैं। ये छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि खेल की चिंता एक आम समस्या है, जिसके पीछे मनोवैज्ञानिक, बाहरी और संस्थागत कई तरह के कारण हैं। इसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं और इसका असर खेल के मैदान से कहीं आगे तक जाता है। पर अच्छी बात यह है कि छात्र, स्कूल, कोच और माता-पिता सब मिलकर इसके समाधान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है, जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, कि खेल की असली आत्मा सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि खेलने के साहस, लगातार सीखते रहने और हार के बाद फिर उठ खड़े होने में है। सही कहा, रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस। जब हम बच्चों को दबाव झेलना और असफलता से सीखना सिखाते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ बेहतर खिलाड़ी नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए ज्यादा मजबूत इंसान बनाते हैं। इसलिए फोकस सिर्फ मेडल जीतने से हटाकर एक लचीली और सकारात्मक सोच बनाने पर होना चाहिए। माइंडसेट पे फोकस। बिल्कुल। ऐसे बच्चे तैयार करना जो अपनी कोशिश, अपनी ग्रोथ और खेल की ईमानदारी को महत्व दें। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, सिर्फ खेलों में ही क्यों? क्या हमारे स्कूल और समाज में आम तौर पर असफलता को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है? क्या हम सच में बच्चों को सिखाते हैं कि गिरना, सीखना और फिर उठना ही आगे बढ़ने का असली तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है। इस गहरी और जरूरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद।